बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने एक तरफा बहुमत हासिल कर लिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़े एनडीए ने महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया है। इसी बीच अररिया सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। अबीदुर रहमान एक बार फिर से विधायक चुने गए हैं। आपको बता दें कि अररिया में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। चुनाव जीतते हुए अबीदुर रहमान को 91,531 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर जनता दल यूनाइटेड की शगुफ्ता अजीम रही, जिन्हें 78,788 वोट मिले। इस तरह अबीदुर रहमान 12,741 वोटों के अंतर से जीत गए। अररिया में तीसरे स्थान पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी मोहम्मद मंजूर आलम रहे, जिन्हें 53,421 वोट मिले। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, जनसुराज पार्टी और तमाम अन्य उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन वोटों का बिखराव न्यूनतम रहा। मुस्लिम वोटों का 80% से अधिक एकीकरण और यादव अति पिछड़ा समर्थन अबीदुर रहमान की जीत की कुंजी साबित हुआ। उन्होंने यहां अपने प्रचार में खूब पसीना बहाया। ऐसे में सवाल ये है कि कौन है अबीदुर रहमान। अबीदुर रहमान तीसरी बार अररिया से विधायक चुने गए हैं। 2015 विधानसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार जीत दर्ज की। उनके राजनीतिक करियर में बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की टिकट पर अररिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता। यानी कि जब से वे पहली बार विधायक बने तब से वे लगातार कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव लड़ते और जीतते हुए आ रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने यह सीट न सिर्फ जीती बल्कि अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जेडीयू की शगुफ्ता अजीम, जो कि इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, शगुफ्ता अजीम को उन्होंने 2020 में 47,936 वोटों के भारी अंतर से हराकर अपनी स्थिति को और मजबूत किया। ये लगातार उनकी दूसरी जीत थी, जो क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता और मजबूत जमीनी पकड़ को दर्शाती है। उनका निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम बहुल और विविध जातीय समीकरणों वाला है, जहां उनकी जीत महागठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ रही है। एक जमीनी किसान के रूप में उनकी छवि और उनका स्थानीय जुड़ाव उन्हें क्षेत्र के मतदाताओं से सीधे तौर पर जुड़ने में मदद करता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अररिया सीट पर उनका प्रदर्शन कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन को भी एक महत्वपूर्ण बल प्रदान करता रहा है, खास कर तब जब कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार की अन्य सीटों पर बहुत अच्छा नहीं रहा है। फिलहाल वे जो है अररिया सीट पर जीत चुके हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। देखना ये हुआ कि एनडीए में पदों का बंटवारा यानी कि नई विधानसभा में पदों का बंटवारा किस तरीके से होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प है। अब तो अभी मैं बिहार की जनता के निर्णय का सम्मान ही करूंगा, लेकिन क्या 10,000 रुपया देके 20,000 करोड़ रुपया में बिहार की वोट खरीदी जा सकती है? क्या यही अब बच गया? डेवलपमेंट, विकास, नौकरी, रोजगार, पलायन कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा बस 6 दिन पहले 20,000 करोड़ रुपया सरकार का हाथ में दो और वोट लो। अब मुद्दे क्या बचेंगे? आप रोजगार के मुद्दे बचेंगे क्या? और एसआईआर क्या है? और एसआईआर में किसके वोट 69 लाख कटे? क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? और क्या ऐसा मैंडेट का बिहार की जनता में कोई हवा था? मैं मानता हूं कि सरकार एनडीए की बनती, लेकिन क्या ये मैंडेट था जनता का, या हम लोग से कोई गलती हुई? जिम्मेदारी कौन लेगा इस हाल की? देखिए, ये जिम्मेदारी तो सबकी सामूहिक बनती है और हम सब लोग मिल करके जिम्मेदारी लेंगे। या फिर राहुल गांधी जिम्मेदार है? अच्छा, राहुल गांधी जी जिम्मेदार कैसे होंगे? निर्णय है प्रदेश का। मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी ने, पार्टी ने, हमारे गठबंधन ने तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया। तो हमारे निर्णय में, राहुल गांधी के निर्णय में कोई भी, न ही निर्णय में और न ही बिहार की जनता के प्रति जो उनका संघर्ष था, उनकी संवेदना थी, बिल्कुल समर्पित था।
युवाओं को लेकर के बिल्कुल क्लियरिटी थी। तो मैं नहीं मानता कि जरा सा भी, थोड़ा भी मुझे मानने इसमें हिचक नहीं है कि इसमें राहुल गांधी जी ने कोई कमी रखी है, इसमें प्रभारी ने कोई कमी रखी है। ये जो सामूहिक, ये जो कोई बात लोग कहते हैं, अरे भैया आप कर लेते, आप क्यों नहीं किए? सबकी जिम्मेदारी थी। मैं तो अभी बात किया हूँ निखिल बाबू से, वो राजेश राम जी को लेकर खफा है कि राय मशवरा कंसेंसस देखिए वो नहीं बना पाए। देखिए बिल्कुल सब कुछ होता है, कोई एक हम बना लेते हैं, हमारे सबकी तो दायित्व बनती है ना। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के प्रति कांग्रेस ने तो सबको सब कुछ दिया है। जो लोग आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, किसी को होम मिनिस्टर भी बनाया है, केंद्र में मंत्री भी बने हैं, कांग्रेस ने किसी को देने में कोताही नहीं बरती, और आज आप कांग्रेस की आलोचना में लग जाते हैं। मैं नहीं मानता ऐसा, कांग्रेस की आलोचना में कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ तो आपके मन और दिल में था, क्योंकि काफी पहले से आप नीतीश जी को लेकर बार बार ये मीडिया बयान देते थे कि नीतीश जी को आना चाहिए हमारे। देखिए मैं हमेशा था इस बात का। बिल्कुल मैं हमेशा कहता रहा हूं कि नीतीश जी का जो संस्कृति है, उनके जो विचार है, गांधीयन विचार, कर्पूरी जी, जेपी लोहिया के विचार, वो दूर दूर तक भाजपा के साथ कहीं भी पारस्परिक विचारों का मेल जोल नहीं है। भाजपा नाथूराम गोडसे के विचारों से हमेशा एग्रेशन में चलती। नीतीश जी एक सेकुलर सोच के लोग हैं, एक समाज के अत्यंत पिछड़ा, गरीब, दलितों के विचारों को लेकर के चलते हैं। मैं हमेशा कहा हूं कि नीतीश कुमार जी का जो घर है वो इंडिया घर है, और आज भी मैं कह रहा हूं कि मेरे मन में हमेशा थी कि एक युवा नेतृत्व कोई ना कोई करे, चाहे वो तेजस्वी यादव जी करे, चाहे निशांत जी करे, कोई ना कोई करे। मैं लगातार इस बात को लेके चिंतित रहता था। अब मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो पॉलिटिकल घटनाक्रम में क्या है, ये राजनीति है या सिर्फ सत्ता के लिए हम कुछ भी करें।